हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर। सैम है हमारा थर्ड, एक्ट हमारा मुस्लिम लॉ, कोड है हमारा 301 या 3001। क्वेश्चन है हमारा मेहर। मेहर के ऊपर अब से पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, ये हमारी सेकंड वीडियो है और ये क्वेश्चन हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, ये हमारे 20 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर तीनों फॉर्मेट में हमारे आते हैं। लॉन्ग, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तीनों में आते हैं। कभी ये 30 नंबर के भी आ जाते हैं, कभी ये 15 नंबर का भी आ जाता है, कभी ये 25 नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहन जो है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस प्लीज़ सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करो और लाइक करो प्लीज़। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ज़्यादा बात ना करते हुए। और जो मेहर की जो फर्स्ट वीडियो है प्लीज़ उसे भी जाकर देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा मेहर का दूसरा, सेकंड क्वेश्चन है। चल देखते हैं। मेहर के बदले में मुस्लिम विधवा स्त्री को अपने मृतक पति की संपत्ति पर क्या अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। इसका जो आंसर है, जो उत्तर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसे देखते हैं। मुस्लिम विधवा स्त्री को मेहर के बदले मृत पति की संपत्ति पर निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं अच्छे से। संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना। मुस्लिम विधि में मेहर एक कर्ज समान होता है। जबकि कोई मुस्लिम पुरुष मेहर चुकाए बिना मर जाता है। देखो, मुस्लिम विधि में जो मेहर जो होता है वो कर्ज के समान होता है। जब तक आप कर्ज नहीं देते हो, उससे निपटारा नहीं पाते हो, उसी प्रकार अगर आप अपनी पत्नी को मरने के बाद या मतलब मरने के बाद तो आपकी संपत्ति से लेती है, और अगर तलाक के बाद अगर आप उसको मेहर नहीं देते हो तो वो आपकी संपत्ति में से लेगी। ठीक है, वो एक कर्ज के समान होगा, ऋण के समान होगा। तो मृत की पत्नी उस मेहर को अपने मृतक पति की संपत्ति से प्राप्त करती है या फिर उस पर कब्जा बना लेती है। ये कब्जा मेहर का भुगतान ना हो जाने तक रहता है। देखो, इसमें क्या बोला है कि जो मुस्लिम विधवा होती है, जो मुस्लिम की जो पत्नी होती है, दो प्रकार से मेहर के ऊपर बात ला सकती है। एक प्रकार है अगर पति तलाक दे दे, उसके बाद वो मेहर के लिए उससे बोलेगी, तलाक देता है तो उससे बोलेगी कि मुझे मेहर के बदले में जो संपत्ति है, जो धन है, मुझे दीजिए। अगर पति मर जाता है तो पति की जो संपत्ति होती है उस पर अधिकार कर लेती है। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में उसे धन या संपत्ति या कोई और अन्य वस्तु लेनी ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसलिए बोला है संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना। अगर मेहर नहीं दिया है, किसी कारण से पति मर जाता है या तलाक दे देता है और वो ऋण नहीं देता है, मेहर नहीं देता है, तो वो संपत्ति पर क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी। और कब्जा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो मेहर प्राप्त नहीं कर लेगी। यदि कब्जा होने से पहले संपत्ति पर उत्तराधिकारी वे महाजनों का अधिकार है। सपोज करो जो पति मरा है या जिसने तलाक दिया है, उसके मेहर देने से पहले उसने जो अपनी संपत्ति है, उसने पहले किसी से ऋण ले रखा था, पति ने उसको गिरवी रख रखा है, या जो उसके पुत्र हैं, उत्तराधिकारी हैं, उसने उन पर कब्जा जमाया हुआ है, तो उनको निकाल नहीं सकती। अगर किसी महाजन के हाथ में है या पहले ही किसी ऋणी के हाथ में वो जा चुकी है या उत्तराधिकारियों ने कब्जा बना लिया है तो उनको वहां से निकाल नहीं सकती।
बल्कि उनके साथ संपत्ति पर अधिकार बनाकर प्राप्त करेगी। उनके साथ रहकर कब्जा कर सकती है, उनसे कंप्रोमाइज करके कहेगी कि भाई मेरा इस पे अधिकार है, तो मैं भी इस पर कब्जा बनाऊंगी। ठीक है, आगे, विधवा के इस अधिकार को विधवा का धारणा अधिकार कहते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं? धारणा अधिकार। एक चीज आप यहां से नोटिस कीजिएगा, यहां पर जो लिख रहा है विधवा का धारणा अधिकार, यहां से क्वेश्चन बन जाता है हमारा 5 नंबर का और 10 नंबर का। ठीक है, विधवा का धारणा अधिकार किसे कहते हैं? धारणा अधिकार उसे कहते हैं जब पति तलाक दे दे या पति की मृत्यु हो जाए और उसे मेहर ना मिला हो पत्नी को, तो अपने मेहर को लेने के लिए पति की संपत्ति पर जब अधिकार जमाती है तो उसे धारणा अधिकार कहते हैं। तो यहां से हमारा 5 और 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु कानूनी दृष्टि में धारणा अधिकार नहीं माना जाता। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहां पर आपके लिए शो कर दी है। कानूनी दृष्टि से धारणा अधिकार नहीं माना जाता है। अगर पत्नी जबरदस्ती कब्जा कर रही है, सही है, महाजनों के साथ कंप्रोमाइज कर रही है, उत्तराधिकारियों के साथ कंप्रोमाइज कर कर धारणा अधिकार जमा रही है, अपना अधिकार दिखा रही है, तो वो कानूनी दृष्टि से मान्य नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। कब्जे का अधिकार विवाह के समय नहीं। देखो यहां पर लिखा है कब्जे का अधिकार विवाह के समय नहीं। पत्नी की जब पति से शादी हो जाती है तो शादी के तुरंत बाद उसका जो अधिकार नहीं होता है, समझते हैं। पति पत्नी की शादी के समय पत्नी का संपत्ति पर कब्जा नहीं होता। कब्जा तलाक या पति की मृत्यु के बाद होता है। ये नहीं कि पति से शादी हुई और शादी के तुरंत बाद उसका संपत्ति पर क्या हो गया, अधिकार, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, यदि पति पत्नी के रहते हुए अपनी संपत्ति किसी को कर्ज के रूप में बेच देता है। देखो पत्नी अभी ना तो तलाक हुआ है और ना पति अभी मरा है। ठीक है, जीते जी पति पत्नी दोनों हैं, अपने जीते जी अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कर्ज के रूप में दे देता है। यदि पति पत्नी के रहते हुए अपनी संपत्ति किसी को कर्ज के रूप में बेच देता है या गिरवी कर देता है तो पत्नी उस भूमि पर संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती। पत्नी के रहते हुए ना तो तलाक हुआ है ना पति मरा है, वो जीते जी, मतलब अब दोनों पति पत्नी हैं, जब ही रिलेशन में ही अपनी संपत्ति को बेच देता है या गिरवी रख देता है, उसके बाद उनका तलाक हो जाता है या पति मर जाता है, तो उसके बाद पत्नी उस भूमि पर कब्जा नहीं जमा सकती है। ठीक है, आगे समझते हैं। विधवा का कब्जा वास्तविक हो। मेहर के भुगतान के लिए पति की संपत्ति पर कब्जा वास्तविक हो। कब्जा काल्पनिक या किसी के माध्यम से ना हो, वरना कब्जा मेहर भुगतान में सहायक नहीं होता है। जो कब्जा करेगी, जो अपना अधिकार जमाएगी, वो अपने हित के आधार पर जमाए, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार या किसी के जरिए से उस पर अधिकार नहीं करे। विधवा का कब्जा कैसा हो, वास्तविक हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कब्जे से संपत्ति पर प्रभाव नहीं। स्त्री का कब्जा संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता यदि संपत्ति अंतरण द्वारा किसी अन्य के कब्जे में हो तो विधवा स्त्री को मेहर भुगतान का अधिकार नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये बात बार बार रिपीट हो रही है। अगर संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है तो विधवा उस वस्तु पर या संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती है, वहां से अपना मेहर नहीं ले सकती है। ठीक है, कब्जा या बंधक समान नहीं होते। कब्जा या बंधक समान नहीं होते। आगे देखते हैं। देखो इसे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आप इतने मैच्योर हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो, इतने समझदार हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, इसे अगर आप एक बार पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो, रट सकते हो। ठीक है, कब्जा या बंधक समान नहीं होते। बंधक में बंधनकर्ता
बंधनकर्ता या बंधन ग्रहीता में समझौते के आधार पर, अधिकार के आधार पर संपत्ति पर कब्जे का अधिकार होता है। देखो, बंधक में बंधककर्ता या बंधक ग्रहीता, जो दे रहा है उसे बंधककर्ता बोलते हैं और जो ले रहा है उसे बंधक ग्रहीता। ठीक है। समझौते के आधार पर, समझौते के आधार पर, अधिकार के आधार पर संपत्ति पर कब्जे का अधिकार होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। लेकिन मुस्लिम विधि में मेहर के लिए पति पत्नी में कब्जे से संबंधित कोई समझौता नहीं होता, समझौता नहीं होता जिससे वह संपत्ति पर काबिज होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। विधवा को संपत्ति पर निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं, उनको बहुत ही साधारण लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे बोलते हैं सागर, गागर में सागर भर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से ज़्यादा बात ना करते हुए हमने पॉइंट बाय पॉइंट उन चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और आप भी एग्जाम में इसी तरीके से लिखिएगा जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, है ना। आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है। नंबर 1 है, स्त्री मेहर को किराए व लाभ से वसूल कर सकती है। जैसे कोई पति है, उसकी संपत्ति है, उसे किराए पर उठा सकती है। ठीक है, वहां से वो लाभ प्राप्त कर सकती है, अपने मेहर की पूर्ति कर सकती है। और दूसरी बात, वो उस संपत्ति को, जैसे दुकान हो, मकान हो या कोई खेत हो, उसे तब तक ही किराए पर या उससे लाभ उठा सकती है जितना उसका मेहर था। मेहर पूरा होने की राशि तक ही वो अपने इस कार्य को कर सकती है। मेहर की प्राप्ति होने के बाद वो उससे अपना अधिकार हटा लेगी। ठीक है। दूसरा, कब्जे का अधिकार अन्य उत्तराधिकारियों के साथ प्राप्त कर सकती है। जैसे उसके कोई अन्य उत्तराधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर अपना उत्तराधिकार दिखा सकती है। जैसे उत्तराधिकार दिखाने का मतलब अपनी जो मेहर की संपत्ति है उनके साथ मिलकर ले सकती है। ठीक है। संपत्ति बेच सकती है लेकिन अपने मेहर का हिस्सा ही ले सकेगी। वो संपत्ति को बेच सकती है लेकिन कितना, जितना उसका मेहर का अधिकार है। अगर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, जितनी उसकी मेहर की संविदा है, उस संविदा के अकॉर्डिंग अपनी पति की संपत्ति को, अपने पति की संपत्ति को बेच सकती है और उस बेचकर अपनी मेहर को पूरा कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। संपत्ति पर कब्जा उत्तराधिकारियों के खिलाफ विपरीत नहीं माना जाएगा। ठीक है। स्त्री द्वारा कब्जा छोड़ने पर कब्जे का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति, पत्नी है, वो अपने पति की मृत्यु के बाद या तलाक के बाद ये कहती है कि चलो मुझे मेहर नहीं चाहिए, मैं कब्जा छोड़ रही हूँ। पहले तो उसने अधिकार जमा लिया किसी जमीन पे या किसी भूमि के टुकड़े पर, और उसके बाद उसने बोला चलो मुझे मेहर नहीं चाहिए। अगर वो एक बार मेहर छोड़ देती है, कब्जा छोड़ देती है, तो वो पुनः या दोबारा स्थापित अपनी अधिकार को नहीं कर सकती है। ठीक है। संपत्ति पर अधिकार, उत्तराधिकार के होने पर भी अपना हिस्सा वसूल कर सकती है। अगर उसका कोई उत्तराधिकारी है पति का, तब भी वो अपना हिस्सा वसूल कर सकती है। अपना हिस्सा लेने के लिए बात दायर कर सकती है। मेहर प्राप्त करने के लिए पत्नी क्या कर सकती है, कोर्ट में जाकर केस भी दायर कर सकती है। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और पुट किया हुआ है मैंने। इसमें लिखा है, क्या विधवा का संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार दाय योग्य तथा हस्तांतरण योग्य होता है? ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है। ये ज्यादातर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी इसे 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी में सेट कर दिया है, आपको ज्यादा परेशानी ना हो, देख लीजिएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना, ये भी मेहर से ही रिलेटेड है थोड़ा सा। कब्जा बनाए रखने के अधिकार में विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद है। ठीक है। लेकिन न्यायालयों की राय में कब्जा बनाए रखने का अधिकार उत्तराधिकार से प्राप्त किया जा सकता है। देखो, पहली बार तो उच्च न्यायालयों में इसके ऊपर मतभेद है कब्जे के ऊपर, लेकिन इन्होंने बोला है उत्तराधिकार से कब्जा जो प्राप्त किया जा सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में
इसी प्रकार का एक केस आया था, एक वाद आया था, उसमें उन्होंने निर्णय दिया था, उसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब से पहले भी कुछ सेमिस्टरों में कुछ वीडियो में मैंने बताया है, जब हम एग्ज़ाम करते हैं, एग्ज़ाम के समय हमें सबसे ज़्यादा नंबर हमारे हेडिंग्स पे, ठीक है, जो हमारे पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों पे मिलते हैं। जैसे ये पॉइंट है और हमारे ये हेडिंग्स हैं, हमारी ये पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंटों पे हमें क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हमें इस पर सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और लॉ के अंदर सब सेकंड नंबर पे जो हमें नंबर मिलते हैं वो हमें मिलते हैं केस पे, केसेस पे। जैसे हमारा ये केस है, जितने आप केस लिखोगे, जितने आप एग्जाम्पल लिखोगे, जितने आप वाद लिखोगे, उतने ज़्यादा आपको वहाँ पर नंबर मिलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक केस भी आपके लिए दिया है, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। आगे देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताहिरुन्निसा बनाम नवाब हुसैन AIR 1964, ठीक है। इस केस में न्यायालय ने कहा कि यदि मुसलमान, देखो मुसल यहाँ लिखा रखा है और मान यहाँ पे है, ठीक है। इस केस में न्यायालय ने कहा कि यदि मुसलमान अपनी विधवा पत्नी, एक लड़की या पिता को छोड़कर मर जाता है, देखो कोई मुसलमान व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद उसकी एक पत्नी है, विधवा पत्नी, एक लड़की है और एक पिता है, उनको छोड़कर क्या है, वो मर जाता है। 3 सदस्य उसके घर में रह जाते हैं, उसके पिता, पत्नी और पुत्री, 3 लोग रह जाते हैं। वहां विधवा पति की संपत्ति पर कानूनी तौर पर काबिज हो सकती है। वहां विधवा जो है, देखो कोई मुसलमान व्यक्ति मर जाता है, यदि वह पुत्री को छोड़कर मरता है तो पुत्री संपत्ति की अधिकारिणी होगी। पिता तब तक कब्जा नहीं कर सकता जब तक अपनी संपत्ति से मेहर की अदायगी चुकता नहीं कर देता। पति जो है मर गया है, पति का पिता जीवित है, वो संपत्ति पर कब्जा तब तक नहीं कर सकता है जब तक अपने पुत्र के मेहर को अपने पुत्र की विधवा पत्नी को नहीं देता है, तब तक वो कब्जा नहीं कर सकता, ठीक है। यदि विधवा अपने जीवन काल में संपत्ति पर अधिकारिणी नहीं होती तो वहां पुत्री संपत्ति पर अधिकारिणी नहीं होगी। अगर विधवा जो है वो अपनी संपत्ति पर उत्तराधिकारी नहीं होती है, कब्जा नहीं करती है, तो वहां पुत्री संपत्ति पर अधिकारिणी नहीं होगी, ठीक है। यहां पर जो है ये वाली जो नहीं है इसे काट दो, ठीक है, ये गलती से लिख गई है, ठीक है। अगर यदि विधवा अपने जीवन काल में संपत्ति पर अधिकारिणी नहीं होती तो वहां पुत्री संपत्ति पर अधिकारिणी होगी। सपोज करो विधवा ने कब्जा नहीं करा है, तो उस कब्जे के बाद, मतलब उसने कब्जा नहीं करा है, अब संपत्ति पर कब्जा कौन करेगा, उस मुसलमान की पुत्री, इस विधवा की पुत्री उस पर क्या करेगी, कब्जा करेगी, ठीक है। बंबई, मद्रास और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार, बंबई, मद्रास और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुसार कब्जा हस्तांतरण योग्य तो है, लेकिन मेहर रूपी कर्ज क्रेता को अंतरित कर दिया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आप अच्छे से लिखा होगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको नोट्स हमारे पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए। और भाई प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने ग्रुप में, कॉलेज फ्रेंडों को, और बताइए। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर की भी वीडियो अपलोड है और कोशिश करूंगा कि मैं और भी सेमेस्टरों की वीडियो आपके लिए अपलोड करूं। और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, नहीं लाइक करते हो, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, प्यार से देखा है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।